हेलो गाइस, आई एम इशिका फ्रॉम फ्यूचरिज्मो अकेडमी। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन 20 एंड 21 ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट। सो लेट्स स्टार्ट। हम पढ़ेंगे सेक्शन 20 जो बात करता है कंटेंट्स एंड वेरिफिकेशन ऑफ पिटिशन की, यानी पिटिशन के कंटेंट्स की और उनको वेरीफाई कराने की बात करता है। तो पहले हम इसे क्लॉज 1 पढ़ते हैं। एवरी पिटिशन प्रेजेंटेड अंडर दिस एक्ट शैल स्टेट एज डिस्टिंक्टली एज द नेचर ऑफ द केस permits the fact on which the claim to relief is founded land। क्या बोला है? अगर इस एक्ट के अंदर कोई भी पिटिशन फाइल आप करते हो तो जो पिटिशन में आप लिखते हो, यानी जो भी बातें आप लिखते हो, जो भी नेचर होता है पिटिशन का, जो भी आप फैक्ट होते हैं, वो सारे आपके सही होने चाहिए। ये नहीं कि आप अगर डाइवोर्स की पिटिशन डाल रहे हो और आपने उसमें बातें लिख दी प्रॉपर्टी की, तो नहीं, जो भी आप पिटिशन ला रहे हो, जिस चीज का आपको रिलीफ चाहिए आपके पिटिशन में, वही सारी बातें होनी चाहिए। उसके अलावा कोई भी बाहर की बातें नहीं होनी चाहिए। एक्सेप्ट इन पिटिशन अंडर सेक्शन 11। अंडर सेक्शन एक्स में हमारी एक एक्सेप्शन दे रखी है जो है सेक्शन 11 की, जो कि बात करता है आपकी वॉइड मैरिज की। दैट देयर इज नो कोलिजन बिटवीन द पिटिशन एंड द अदर पार्टी टू अ मैरिज, यानी जो भी आप पिटिशन ला रहे हो, सिंपल सी इसमें एक ही बात कही है, जो भी आप पिटिशन ला रहे हो उसकी जो बात है, जो जो आप बातें लिख रहे हो, वो आपकी सही होनी चाहिए। या अगर आपके साथ एडल्ट्री हुई है तो उसके अंदर एडल्ट्री की बात होनी चाहिए, कोई उल्टी मतलब बाहर की बात नहीं होनी चाहिए। आउट ऑफ टॉपिक आप नहीं जा सकते हो। जो जिस चीज की आप पिटिशन ला रहे हो, जिस चीज का आपको रिलीफ चाहिए सामने वाली पार्टी से, उसी की आप बातें लिखोगे, उसी के फैक्ट होंगे सारे पिटिशन के अंदर। अब इसका क्लॉज 2 देखते हैं। The statements contained in every petition under this act shall be verified by the petitioner or some other competent person in the manner required by the law for the verification of claims and may at the hearing be referred as a evidence। यानी जो भी आपने पिटिशन लिखी है, जो भी आपने स्टेटमेंट्स, जो भी अपने फैक्ट लिखे हैं पिटिशन के अंदर, वो सारे वेरीफाई कौन करेगा? या तो पिटिशनर, यानी जिसने पिटिशन फाइल करी है वो, कि जो जो इस पिटिशन में लिखा है वो सारा सच है। और इसके लिए हमारे लास्ट में एक जो है पिटिशन साइन भी करता है पिटिशन के खत्म होने पे, यानी पिटिशन के एंड पे जो पिटिशन है वो साइन भी करता है कि जो भी इसके अंदर लिखा है वो सारा सच है। पिटिशनर करता है या फिर जो उसका कॉम्पिटेंट पर्सन, यानी जो उसका वकील है, जो उसका लॉयर है, वो साइन करता है, वो सारा चेक करता है। तो जो भी आप उसके अंदर लिख रहे हो वो सारी वेरीफाइड होनी चाहिए, जो कि आपका एक एविडेंस के तौर से भी काम करता है कोर्ट में। इसके अलावा इसके लिए हम एफिडेविट्स वगैरह भी लगा देते हैं। तो जो भी इसके अंदर बातें हो लिखते हो आप पिटिशन के अंदर, वो सारी वेरीफाइड होनी चाहिए, यानी आपको पता होना चाहिए कि आपने इस पिटिशन के अंदर क्या लिखा है। ये आपका एविडेंस के तौर पे भी काम करता है। तो ये था हमारा सेक्शन 20। अब हम पढ़ते हैं सेक्शन 21। तो सेक्शन 21 बहुत ही छोटा सेक्शन है जो बात करता है आपका एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 ऑफ 1908, यानी सेक्शन एप्लीकेशन ऑफ एक्ट 5 यानी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की यहाँ पे बात करी गई है। तो क्या कह रहा है सेक्शन? सब्जेक्ट टू द अदर प्रोविजंस कंटेन्ड इन दिस एक्ट एंड टू सच रूल्स एज अ हाई कोर्ट में मेक इन दिस बिहाफ, ऑल द प्रोसीडिंग्स अंडर दिस एक्ट शैल बी रेगुलेटेड एज फार एज मे बी बाय द कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर 1908। यानी इस अगर हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर आप किसी भी सेक्शन के लिए पिटिशन फाइल करते हो, तो जितनी भी प्रोसीडिंग्स उसके अंदर होगी, कोर्ट में जितनी भी प्रोसीडिंग्स होगी उस पिटिशन के लिए, वो सारी आपके किस में रेगुलेट होंगी? आपकी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में रेगुलेट होंगी। यानी सेक्शंस तो आपके हिंदू मैरिज एक्ट के ही लगेंगे, बट जितनी भी प्रोसीडिंग्स चलेगी वो आपके कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के हिसाब से ही चलेंगी। तो ये था हमारा छोटा सा सेक्शन 21। अब एक चीज पढ़ते हैं हम इससे रिलेटेड। तो अब हम एक केस पढ़ते हैं इसी से रिलेटेड। केस था बेबी देव वर्सेस अजीत देव 2008 का। इस केस में क्या हेल्ड हुआ था? डिक्री अंडर हिंदू मैरिज एक्ट एंड डिक्री अंडर कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर आर नॉट ऑफ द सेम नेचर एंड करेक्टर। यानी जो भी डिक्री आपकी हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर पास होती है और जो भी डिक्री आपकी कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर में पास होती है, वो दोनों सेम नहीं है। इनके बीच में बहुत डिफरेंस है। वो क्या डिफरेंस है? अ डिक्री पास अंडर हिंदू under section 10 of Hindu Marriage Act may be resigned by the trial court itself on the application by the petitioner। कोई चीज अब जो डिग्री पास होती है सेक्शन 10 में, जो बात करता है आपकी जुडिशियल सेपरेशन की, अगर उस सेक्शन के अंदर कोई भी डिग्री पास हो सकती है तो कोर्ट क्या कर देती है उसको
रिसाइन कर देती है, उस डिक्री को कैंसिल कर देती है, क्योंकि जब कोर्ट को लगता है दोनों पार्टीज है वो आपस में साथ में रहना चाहती है, दोनों चाहते हैं कि हाँ अब हम साथ रहेंगे, हमें कोई जुडिशियल सेपरेशन वगैरह नहीं चाहिए, तो कोर्ट क्या करती है, उनको उस डिक्री को रिसाइन करती है, उस डिक्री को कैंसिल कर देती है। बट यहाँ पे जो बात करी गई है कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर की, उसके अंदर आपकी ना ही डिक्री कैंसिल हो सकती है, ना ही रिसाइन हो सकती है, ना ही अल्टर्ड हो सकती है, ना ही मॉडिफाई हो सकती है, ना ही कुछ चेंज हो सकता है। यानी आप हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर डिक्री को रिसाइंड कर सकते हो, बट कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर आप कोई भी डिक्री ना ही कैंसिल कर सकते हो, ना ही अल्टर कर सकते हो, ना ही मॉडिफाई कर सकते हो, किसी भी सर्कमस्टांसेस में जो कोर्ट ने कह दिया वो कह दिया, उसके बाद आपकी डिग्री चेंज नहीं होगी किसी भी हालत में। तो ये था आपका थोड़ा सा डिफरेंस डिग्री ऑफ हिंदू मैरिज एक्ट के अंदर एंड डिग्री ऑफ कोड ऑफ सिविल प्रोसीजर के अंदर। तो ये थे हमारे सेक्शन 20 एंड 21। बाकी के सेक्शन हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। आज के लिए बस इतना ही। थैंक यू। I hope you like my video, and if you like my video, please subscribe our channel and don't forget to press the bell icon. And अगर आपको हमारी ऑनलाइन या ऑफलाइन क्लासेस लेनी है तो आप इस नंबर पर कॉन्टेक्ट कर सकते हो। एंड अगर आपको नोट्स चाहिए तो हमें इंस्टाग्राम, टेलीग्राम एंड फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हो, लिंक डिस्क्रिप्शन में गिवन है। थैंक यू।